varies with time t as q is equal to at minus bt square, where a and b, q is equal to at minus bt square, where a and b are positive constants, full stop. The total heat produced in R is the total heat produced in R is, हाँ जी, हीट प्रोड्यूस का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, I square RT। बहुत बढ़िया, चलिए फॉर्मूला याद है, वही तैयारी ठीक चल रही है। चलिए, तो ए क्यूब आर अपॉन बी, ऑप्शन ए है, ए क्यूब आर अपॉन बी, ऑप्शन बी है ए क्यूब आर अपॉन 2b। अभी बताऊंगा इसमें आपसे ना एक छोटी सी मिस्टेक हो रही होगी, और मिस्टेक भी क्या है वो चीज शायद आप लोगों को पता ही नहीं है, बताता हूँ अभी। ए क्यूब आर अपॉन 2b, ऑप्शन सी है ए क्यूब आर अपॉन 3b, बता रहा हूँ। ऑप्शन डी है ए क्यूब आर अपॉन 6b। भाई सबके न्यूमरेटर में ए क्यूब आर आ रहा है, और डिनोमिनेटर में 1b 2b 3b 6b। अब मैं प्रियांशु को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बता देता है इसमें लॉजिक। चलो जी, जरा देखिएगा, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू, नहीं छोड़ो, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर वेरीज विद टाइम टी एस। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारा जो चार्ज है वो चार्ज टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। तो जब चार्ज वेरी कर रहा है तो सबसे पहले मैं करंट निकालूंगा, कैसे, डी क्यू बाई डी टी करके, ठीक है। तो हम यहाँ पर करंट निकालेंगे, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। ये हमेशा याद रखना भी, देखो जब भी क्यू मेरे को दे रखा होगा और क्यू में टी वेरिएबल दे रखा होगा तो आई हमारा डी क्यू बाई डी टी करके निकलेगा, डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब डी क्यू बाई डी टी कर देंगे इसको, तो ए टी का तो हो जाएगा ए, सिर्फ ए हो गया, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, और ये हो गया -2b टी, ये हो गया। अब उसके बाद है वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन कैपिटल आर इज, तो रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ठीक है, आई ये दे दिया, और अब मुझे टाइम नहीं पता, ठीक। अगर मुझे टाइम पता होता तो मैं हीट निकाल लेता, टाइम तो नहीं पता ना मुझे, तो मुझे टाइम निकालना है। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि क्या होता है कि किसी भी सर्किट में हीट तब तक ही प्रोड्यूस होगी जब तक उसमें करंट फ्लो करता रहे, ठीक है। किसी भी सर्किट में हीट तब तक प्रोड्यूस होगी जब तक उसमें करंट फ्लो करता रहेगा। हाँ, वही निकालना है, वही टाइम निकालना है कि करंट फ्लो कब तक करेगी। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमको ये दिया नहीं है कि कितने टाइम तक के लिए करंट फ्लो कर रही है। तो मैं ये कहूंगा कि जब हमारी करंट जीरो हो जाएगी, यानी कि करंट खत्म हो जाएगी, जब करंट खत्म हो जाएगी तो तब वो जो हीट है वो हीट भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो आप क्या करें, heat will be produced in any circuit, heat will be produced, तो ऑप्शन बी है क्या? ऑप्शन बी है या सी है, पर मेरे को मालूम नहीं। ऑप्शन डी है, डी, डी फॉर दिल्ली। डी है। हाँ, डी है। मैं अभी देखता हूँ, हीट प्रोड्यूस्ड इन एनी सर्किट, किसी भी सर्किट में अगर हम हीट की बात करते हैं। अरे अभिनव, मेरी आवाज आ रही है? अभिनव, आवाज आ रही है मेरी? यस सर।
हाँ, वो आर्यन ढींगरा तुम्हारी बुक छोड़ गया था, एग्जाम आइडिया मेरे पास रखी है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ठीक है, तो वो ले जाना जब तुमको ठीक लगे। ठीक है सर। ओके। हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन एनी सर्किट until current flows in that circuit. In that circuit, heat will not be produced anymore when current becomes zero. Heat will not be produced anymore when current becomes zero. जब करंट जीरो हो जाता है तो हीट प्रोड्यूस होगी ही नहीं। तो आप ये निकाल लो कि करंट जीरो कब होगा, वो टाइम निकाल लो आप। तो आप क्या करें कि लेट आई इज इक्वल टू जीरो, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आई इज इक्वल टू जीरो, यही ध्यान रखना कि जब मेरे को चार्ज दे रखा हो टाइम के टर्म्स में तो मैं करंट को निकाल ही लूंगा, और टाइम की वैल्यू ना दे रखी हो और हीट प्रोड्यूस पूछ रहा हो तो आपको करंट को जीरो ले लेना है। क्योंकि करंट जब तक जीरो नहीं हो जाता, जब तक करंट फ्लो करता रहेगा तो तब तक हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। और करंट जीरो कब होगा, जब मैं स्विच ऑफ कर दूंगा। ठीक है, तो हमने क्या करा कि करंट को जीरो कर दिया। जब करंट को जीरो कर दिया तो आई यानी कि जीरो इज इक्वल टू ए माइनस टू बी टी, जीरो इज इक्वल टू ए माइनस टू बी टी। नहीं, मुझे टाइम निकालना है। हाँ, तो टू बी टी इज इक्वल टू क्या हो गया ए, तो टी इज इक्वल टू हो गया ए अपॉन टू बी, टी इज इक्वल टू ए अपॉन टू बी। ठीक, अब टाइम जब भी हम कहते हैं कि ये टाइम इतना है, ए इज इक्वल टू टू अप ए सॉरी टी इज इक्वल टू ए अपॉन टू बी, ये टाइम है। तो इसका मतलब ये है कि करंट इतनी देर के लिए फ्लो कर रहा है, करंट इतनी देर के लिए फ्लो कर रहा है। तो मान लो हमसे ये कहा जाता है कि करंट 15 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है, तो जब हम इंटीग्रेट करके टाइम निकालेंगे तो वो 15 सेकंड कैसे निकालेंगे, वो आपकी मर्जी है, जैसे निकालना चाहो। कैसे निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो इनिशियल टाइम को आप 15 सेकंड ले लो, 15 सेकंड, और फाइनल टाइम को आप 30 सेकंड ले लो, 15 का गैप हो गया। इनिशियल को 1 सेकंड ले लो, फाइनल को 16 ले लो, तो 16 माइनस 1, 15 का गैप हो गया। ठीक, ज्यादा आसान क्या है, इनिशियल को 0 लो, फाइनल को 15 ले लो, तो 15 सेकंड हो गया। तो ये मेरे पास फाइनल टाइम ड्यूरेशन हो गया। हम ये कहेंगे इनिशियल टाइम इज इक्वल टू 0 और फाइनल टाइम इज इक्वल टू ए अपॉन टू बी। मुझे लगता है शायद ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई इतने टाइम तक करंट फ्लो करता रहेगा, करंट फ्लो करता रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा हीट भी प्रोड्यूस होती रहेगी। तो हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगी सिंस हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। आप कहेंगे डी टी क्यों करा, डी टी इस वजह से करा है क्योंकि यहाँ पर हमारा आई जो है वो भी टी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, और जो चार्ज है वो भी टी पर डिपेंड कर रहा है, तो टी ही वेरिएबल है यहाँ पर, जिस पर कोई भी चीज, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है। ठीक, अब जरा देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर h इज इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा इंटीग्रेशन। ठीक, तो इंटीग्रेशन 0 से a अपॉन टू बी। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें ये आपको लिमिट्स ये क्लियर हो गई, 0 से a अपॉन टू बी। यस सर। तो यस सर सर। ठीक है, हीट निकालने के लिए वैसे इंटीग्रेट हम करते थे। हाँ, हीट निकालने के लिए जब भी हमारा जो टाइम है वो जब भी हमको टाइम वेरिएबल क्वांटिटी दे रखा होगा, वेरिएबल टर्म दे रखा होगा, तो h इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, डायरेक्ट नहीं लगा सकते आई स्क्वायर आर। डायरेक्ट नहीं लगा सकते, डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अब देखिएगा आई स्क्वायर आर डी टी, क्योंकि जो आई है, आई में भी तो टी वेरिएबल टर्म आ रहा है ना। लगा तो डायरेक्ट भी सकते लेकिन इससे आएगा नहीं। हाँ, बस अब आप ये देखिएगा कि जैसे आई दे रखा है ए माइनस टू बी टी, ए माइनस टू बी टी, तो इसका स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी, एक्सपैंड करो, इंटीग्रेशन 0 से a अपॉन टू बी
इसका अगर एक्सपेंशन करा तो ए स्क्वायर प्लस 2bt का स्क्वायर कितना हो गया 4b स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4bt। इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं, इंटीग्रेशन में लगता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब चेन रूल है, चेन रूल तभी तो लगता है जब हमारे कोई 2 या 3, जब फंक्शन का फंक्शन हो, है ना, तो यहाँ नहीं लगता। इंटीग्रेशन में लगेगा ही नहीं चेन रूल। ठीक है, चलिए अलग अलग स्प्लिट ही करा जाएगा इसको। तो आप देखो, आप इसमें जैसे पहला है ए स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, तो ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टी। ये समझ में आता है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो 1 का इंटीग्रल हमेशा टी होता है। ऐसे ही प्लस 4b स्क्वायर, फिर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या है टी की पावर n, इसका डिफरेंस इंटीग्रल टी क्यूब बाई 3, तो टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 4b, अगेन 4b एक कांस्टेंट है, और फिर क्या दे रखा है इधर टी, तो टी का टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और इस 4 एबीटी नहीं होना चाहिए दोबारा बोलो, वहां पे, -4 एबीटी नहीं होना चाहिए। -4 एबीटी होना चाहिए, सही कह रहे हो, मैं लिखना भूल गया, -4 एबीटी। तो -4 एबीटी स्क्वायर अपॉन 2, और बाहर मल्टीप्लीकेशन में आर था, बाहर मल्टीप्लीकेशन में आर था, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a अपॉन 2b, और बाहर मल्टीप्लीकेशन में r था, dt तो हमने ले लिया, dt मतलब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा, इज इक्वल टू, अब जहां जहां पर t है पहले अपर लिमिट a अपॉन 2b डालेंगे, तो a स्क्वायर इंटू a अपॉन 2b पहला टर्म, प्लस 4b स्क्वायर और टी क्यूब क्या होगा 4b स्क्वायर, और अपॉन 3 ये भी कांस्टेंट है तो इसको भी इसके नीचे ले लो, और टी क्यूब का मतलब हो गया a अपॉन 2b का होल क्यूब, माइनस इस 2 से ये कैंसिल हो गया तो -2ab, और टी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया a अपॉन 2b का होल स्क्वायर, ये बंद, फिर माइनस कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर t है तो इसका मतलब ये भी 0, प्लस यहाँ पर टी क्यूब है इसका मतलब ये भी 0, माइनस यहाँ पर टी स्क्वायर है तो इसका मतलब ये भी 0। तो लोअर लिमिट डालने का तो कोई फायदा यहाँ पर हुआ ही नहीं। इसमें भी सब 2 टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अभी देख रहा हूँ, आपने सॉल्व करा, आ गया डी आ गया, कैंसिल देखना डी आ रहा है इसका, करा सॉल्व, नहीं हो रहा, चलो मैं देखता हूँ ये, आंसर डी हो जाएगा। चलो मैं देखता हूँ, ये हो गया a क्यूब अपॉन 2b प्लस, फिर ये हो गया 4b स्क्वायर अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई a क्यूब अपॉन 2b का होल क्यूब हो जाएगा 8b क्यूब, और -2ab मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, और ये b स्क्वायर था तो ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे केवल b रह गया, और इसी तरह से यहाँ पर एक b से एक b कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, तो ये कुल मिलाकर आ गया a क्यूब अपॉन 2b प्लस a क्यूब अपॉन 6b माइनस a क्यूब अपॉन 2b, माइनस a क्यूब अपॉन 2b, बहुत बढ़िया, तो इससे तो ये कैंसिल आउट, तो a क्यूब अपॉन 6b, और हाँ लास्ट में बाहर r था ही, वो मैं लिखना इसमें भूल गया था, तो वो आप लिख लीजिए, लास्ट में r था, तो r यहाँ पर था, तो ये हो गया हमारे पास a क्यूब r अपॉन 6b, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी ही है। बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसके बाद ये मिटा रहा हूं मैं इधर से, एक क्वेश्चन और देखिएगा,
अरे यार ये क्वेश्चन बड़े गंदे लगते हैं, इतने लंबे लंबे जो होते हैं ना। उसको देख कर ही स्कूल का पेपर है क्या फिर? चलिए सीबीएसई सैंपल पेपर लिखा होता है ऐसे ही है तो नहीं, लेकिन ये मतलब कुल मिलाकर ऐसा हो गया जैसे जैसे बहुत सारी फिल्मों की बात चल रही होती है ना कि ऋतिक रोशन की ये नई फिल्म आने वाली है, ऐसा होता है। तो कोई भी ना वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल देता है और उस पर ऋतिक रोशन की फोटो होती है और उस पर उस नई फिल्म का नाम होता है कि ट्रेलर आउट, ठीक है, ऐसे लिखकर। और फिर उसमें देखते हैं कि अलग अलग फिल्मों की वीडियो क्लिप्स ज्वाइन कर रखी हैं और नाम लिखा हुआ आ जाएगा उस नई फिल्म का, वैसे पागल बनाने के लिए व्यूज। और शुरुआत में किसी ना ऐसी जैसे कोई गांव वाला सा हो, ऐसी आवाज आती है शुरुआत में, उसमें आती है कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में वो भी लिखें और हम आपकी सेवा। कमेंट में गालियां होती हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, कुछ और बोल रहे हैं क्या? हाँ अभी देखता हूँ। मुझे भी मैं वही कह रहा था कि ये लंबे वाले क्वेश्चंस जो हैं ये बड़े बेकार लगते हैं। चलिए कोई नहीं, देखते हैं फटाफट। जनरली क्या होता है कि जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस दिखाई देते हैं ना, ये होते असल में आसान है। नहीं, एक बार अभी पढ़ते हैं। A parallel plate capacitor of capacitance C is connected to a battery. Parallel plate capacitor, चलिए ट्राई करते हैं, सभी हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नोट तो कर ही लीजिए। A parallel plate capacitor of capacitance C is connected to a battery, रुको तो सही, is connected to a battery ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि तुमने टिक लगा रखा है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 पर टिक लगा रखा है तुमने, अब पता नहीं किसको से। 3/2। A parallel plate capacitor of capacitance capital C is connected to a battery and is charged to a potential difference and is इन्होंने ओएमआर में 4 के 4 ऑप्शन सेट कर दिए। पहले ये क्वेश्चन नोट करो, is charged to a potential difference, बता रहा हूं, and is charged to a potential difference capital V। नेक्स्ट लाइन लिखें, another capacitor of capacitance 2C। सर मैथ्स जाते और मैथ्स में मार्क्स लिया। मैथ्स एक मिनट, पहले लिया था ना हमने, उसका मुश्किल था। नहीं वो सबसे पहले वाला नहीं, ये वाला जो लिया था, ये वाला सभी बच्चे बता रहे थे, मतलब 3-4 बच्चे जो थे वो कह रहे थे कि सर बड़ा टफ है ना, जबकि मुझे तो सिर्फ ठीक लगा, मुझे तो सही लगा। ऐसा नहीं, मैं स्टूडेंट की निगाह से भी देख लेता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन छोड़ दिए थे वरना कर लेता मैं, सब आ रहा था। अच्छा यार, बातों में लग रहा हो, जरा क्वेश्चन एक बार ना कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद ना अगर ये हो गया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अनदर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस 2C, another capacitance, another capacitor of capacitance, capacitor of capacitance 2C is similarly charged to a potential difference, is similarly charged to a potential difference to V, full stop. The charging battery is then disconnected
The charging battery is then disconnected and the capacitors are connected and the capacitors are connected in parallel to each other in such a way that the positive terminal in such a way that the positive terminal of one is connected, that the positive terminal of one is connected to the negative terminal of the other. The final energy of the configuration is final energy. बता रहा हूँ of the configuration is the final energy of the configuration is. तो भाई क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो गया. अब वो पूछ रहे हैं कि फाइनल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन. तो एनर्जी जो है, एनर्जी के लिए अगर मेरे पास कैपेसिटेंस की और वोल्टेज की, अरे बहुत आसान है, समझ में आ गया मेरे को. सर एक बात बोलिए, हाँ सर आप इतनी जगह में क्वेश्चन आंसर दोनों कर देते हैं. ठीक है, अब इसके बाद आसान ही दूंगा. और ये भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है लेकिन आसान है. देखो, एक खास कैटेगरी होती है इनमें कैपेसिटेंस में एनर्जी वाले क्वेश्चंस की. एक खास कैटेगरी होती है, जैसे मान लीजिए हम अपने घरों में भी ना, पावर बैकअप को तो छोड़ दो, पावर बैकअप से पहले भी एक दुनिया हुआ करती थी जब बैटरी हुआ करती थी, घर में बैटरी होता था, इन्वर्टर होता था. तो जब लाइट आती थी तो बैटरी चार्ज होती थी. एक्चुअली इन्वर्टर जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करता था, क्योंकि बैटरी को तो डीसी चाहिए, डायरेक्ट करंट चाहिए. और फिर वापस जब लाइट चली जाती थी तो बैटरी से इन्वर्टर, इन्वर्टर का मतलब पलट देना, वो डीसी को वापस एसी में कन्वर्ट करके घर में सप्लाई करता था. ठीक है, तो इन्वर्टर का काम सिर्फ और सिर्फ करंट को पलट कर एसी को डीसी और डीसी को एसी में बनाकर एक बार बैटरी को चार्ज करवाना, एक बार बैटरी को डिस्चार्ज करवाना. तो जब नॉर्मल लाइट जो घर में आती है, जो लाइन से जो आती है, इलेक्ट्रिकल लाइन से जो लाइट आती है, वो जब बैटरी को चार्ज करती है तो बैटरी धीरे धीरे चार्ज होती रहती है. तो पहले वही समझाया है इन्होंने कि पहले बैटरी चार्ज हुई, उसके बाद उसको इलेक्ट्रिक लाइन से हटा दिया गया, अब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है. अब जरा देखो, ये वही कहानी है जैसे हम मोबाइल फोन यूज करते हैं. पहले मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं, उसके बाद फिर उसको डिस्चार्ज करते हैं. ठीक, सुनिए, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, तो ये बिना मतलब, अरे मेरी बात तो सुन लो. आप ये देखिए, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, भाई सारे ही जो कैपेसिटर हम पढ़ रहे हैं वो पैरेलल प्लेट ही पढ़ रहे हैं. स्फेरिकल तो हट गया सिलेबस से, ठीक है, सिलेंड्रिकल भी नहीं है, तो पैरेलल प्लेट ही करना है. इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V. तो ये पहली कहानी ये है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यानी कि एक कैपेसिटर है, उसको सबसे पहले चार्ज कर दिया गया पोटेंशियल V तक, वैल्यू ना देकर V बोल दिया. फिर एक दूसरा कैपेसिटर है, उसको चार्ज कर दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस 2V तक. तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की कहानी है, ये फालतू में बच्चों को डराने के लिए बताई गई है. ये भी बोल सकते थे there are two capacitances of potential difference V and 2V. ये इतने में भी हो सकता था ना. हाँ जी बोलिए. ऑप्शंस क्या है? अच्छा, ऑप्शंस लिख रहा हूँ अभी. इसने आंसर निकाल लिया है भाई यार, कोई हल्का फुल्का बच्चा नहीं है. अच्छा हाँ, अभी अर्श आंसर बता दो भाई जरा, क्या है. सर नहीं, ऑप्शन बता दो ना उस हिसाब से फिर. अच्छा, ये आजकल एक्चुअली ये जो है ये प्रियांशु के ट्रेनिंग में चल रहा है आजकल. नहीं नहीं, वो तो चेक करके बताऊंगा ना. अच्छा चलो ठीक है.
इक्वेशन बना दी तो वैल्यू डाल देगा। हाँ अभी ये करके देखेगा। नहीं नहीं कर तो चुका मैं, मतलब एक बार चेक करना है ना, गलत चुका तो। आंसर बता दो फिर क्या है। मेरा तो 9 CV²/2 आ रहा है। रुकिए, और ऑप्शन डी है 0 अभी तक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली कहानी तो ये है कि एक कैपेसिटर है जिसकी वोल्टेज V है, दूसरा कैपेसिटर है जिसकी वोल्टेज 2V है। द चार्जिंग बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड, जो चार्जिंग वाली बैटरी है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया जो उसको चार्ज कर रही थी। एंड द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर in such a way that the positive terminal of one is connected to the negative terminal of the other। ठीक है, तो कैपेसिटर को जब पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? C1+C2। बिल्कुल सही। तो हमारा C इक्विवेलेंट या C इक्विवेलेंट नहीं, C ही बोल दो बस। C इज इक्वल टू क्या हो गया? C1+C2, क्योंकि पैरेलल। ठीक है, तो कैपेसिटर उसका कितना दे रखा है? C और 2C, C+2C, तो बेटा ये हो गया 3C। उसके बाद फिर वो बोल रहे हैं कि किस तरीके से कनेक्ट करा गया है। पैरेलल में भी ऐसे कि उसका एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करा गया है। ठीक है, तो जब एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करा जाता है तो एज पर KVL पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया फिर नेगेटिव टर्मिनल आया, तो जो दोनों की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2V में से V सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे सिंस पॉजिटिव टर्मिनल is connected to negative terminal, positive terminal of one is connected to negative terminal of other, 3/2 CV² हो गया फिर तो। क्या हो गया? 3/2 CV² हो गया फिर तो। हाँ तो शायद वो होगा। तो इसका मतलब हमारा V इक्विवेलेंट, जिसको हम सिर्फ V ही बोल देंगे, ये क्या हो गया? एक का V है और एक का 2V है, तो 2V माइनस V, V हो गया। एनर्जी क्या होगा? हाफ CV²। हो गया काम, हाफ C कितना है? बस हो गया 3/2 CV²। सर। जनरली जो है ऐसे क्वेश्चंस को देखकर हम डरते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में होता कुछ नहीं है। जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर आसान ही मिलेंगे आपको। हाँ बोलो। सर मैंने क्या करा था, वो मैंने इक्विवेलेंट नहीं निकाला था, मैंने दोनों की टोटल एनर्जी, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी वो ऐड कर दी, तो वैसे तो 9 CV²/2 आ रहा था। हाँ, यहाँ पर जो सारा का सारा फंडा है वो इसी चीज में अटका हुआ है कि एक के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट करा जाता है। हमने क्या करा होगा? 2V+V कर दिया होगा। यस सर। वो तो 27/2 आ जाएगा। सही कह रहे हो, ये भी सही है। नहीं सर, मैंने वो वैसा होता है ना कि जैसे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उनकी नेट एनर्जी दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का सम ही होता है, तो मैंने दोनों की इंडिविजुअल निकाल के करा प्लस। तो दोनों ऐड हो जाते हैं। हाँ, तो ये V और 2V ये दोनों के दोनों ऐड हो जाते हैं। तो सीरीज में लगा हुआ है तो बस 1/C1 इक्वल्स टू, मतलब बस अपॉन में लेके करते हैं ना। Copper plate of thickness B is placed inside a parallel plate capacitor of plate distance D and area as shown in the figure. The capacitance of a capacitor is यहाँ तुमने 2 पर लगा रखा है। ठीक, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सी है, इन्फिनिटी नहीं है, सी है। तो ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, इसमें क्या सॉल्व करना? इसका ही तो क्वेश्चन बताया था। ना, a copper plate of thickness B is placed inside। अच्छा,
कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस बी इज प्लेस्ड इनसाइड ऑफ, कॉपर प्लेट है और ये तो मेटल है। Plate of thickness D and area A as shown in the figure. The capacitance of a capacitor is. The capacitance of a capacitor is. ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मतलब पूछा क्या है इन्होंने, वो डाइलेक्ट्रिक तो है ही नहीं, वो डाइलेक्ट्रिक नहीं है, बीच में एक कॉपर प्लेट ही तो इंसर्ट करी गई है। नहीं, कॉपर प्लेट जो है, कॉपर प्लेट डाइलेक्ट्रिक थोड़ी है, वो तो कंडक्टर है। तो वो जो एरिया हो गया कंडक्शन वाला, वहां पर कैपेसिटेंस होगा ही नहीं। तो इन्होंने जो डिनोमिनेटर में जो थिकनेस आती है उसमें से कॉपर प्लेट की थिकनेस को सबट्रैक्ट कर दिया बस। कंडक्टर के बीच में वो दो नहीं दो कंडक्टर हाँ, दो कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में इंसुलेटर डालते हैं, उसके कैपेसिटेंस जो है, मतलब वो परफॉर्मेंस उसकी बढ़ जाती है, उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, हाँ इंसुलेटर डालने से उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इन्होंने अब बीच में कॉपर प्लेट डाली है, तो डी माइनस बी ही होना चाहिए, डी माइनस बी ही होगा, क्योंकि कॉपर प्लेट डाली ना। तो कॉपर प्लेट, देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है, अ कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस स्मॉल बी a copper plate of thickness small b is placed inside a parallel plate capacitor inside a parallel plate capacitor is placed inside a parallel plate capacitor of plate distance small d। अभी नोट कर लीजिए, डायग्राम भी दे रखा है इसमें, ऑफ प्लेट डिस्टेंस स्मॉल d and area capital A capital A as shown in the figure। The capacitance of a capacitor is full stop the पोटेंशियल टू लॉग कैपेसिटी आधार और डायग्राम देखिए ये दे रखा है, इसकी जो कॉपर प्लेट जो दे रखी है, इसकी थिकनेस दे रखी है बी, और ये जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये दे रखा है डी। ठीक है, तो वैसे अगर हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस वैसे होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब क्या है कि अब ये बीच में जो है, ये जो बीच में है ये इंसुलेटर नहीं है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो जब भी कभी कोई मेटल या कोई भी कंडक्टर बीच में डाल दिया जाता है, तो कंडक्टर उसको डिस्टर्ब करता है, कंडक्टर उसको, उसकी जो कैपेसिटर की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को वो इंक्रीज नहीं करता, वो उसको डिस्टर्ब करता है। तो क्या है कि यहाँ से ये जो बस बी है, ये जो बी है, ये बी बस इसमें से रिमूव हो जाएगा डी में से, सिर्फ इतना है कि इस केस में हमारा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस बी हो जाएगा, ये होता है बस। तो ये तो सीधा फॉर्मूला है, ये सीधा फॉर्मूला है। आप कहोगे तो मैं असल अरोड़ा का जो छोटा सा ही डेरिवेशन है, मामूली सा, आप कहेंगे तो मैं उसकी फोटो, मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही है, मतलब पूरा लंबा डेरिवेशन नहीं है उसकी फोटो भेज दूंगा, उसकी फोटो भेज दूंगा। ये फॉर्मूला है, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में अगर ऐसा कुछ डाल दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि आपको बस कंडक्टर की जो विड्थ है उसको सबट्रैक्ट कर देना है, जो बीच का जो प्लेट डिस्टेंस है उसमें से उसकी जो विड्थ है उसको सबट्रैक्ट कर देना है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, उसके अलावा भी व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ क्वेश्चंस मैंने मार्क करे हैं। अच्छा, मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था पिछली बार केवीएल का, करा नहीं हो रहा है? ठीक है, हाँ तुम क्या पूछ रहे हो? कुछ नहीं, इन्होंने ना कुछ दिया ना ही कुछ बताया क्या है ये, और इन्होंने टाइप किया।
positive charge close to a negative charge q. Bringing a positive charge close to a negative charge q. ये तो बताओ मैग्नीट्यूड सेम है, कम है, ज्यादा है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है बस। नेगेटिव चार्ज का तो मैग्नीट्यूड बता दिया, पॉजिटिव का बताया नहीं। डेटा इनकम्प्लीट है इसमें। ये बताओ व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस करे हैं या नहीं करे? अगर नहीं करे हैं तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको मार्क करवा रहा हूँ मास्टरमाइंड के। उसमें हाँ एक ही है, बस एक ही है। व्हीटस्टोन के आते हैं, व्हीटस्टोन के कुछ दे रखे हैं तो कर लेना। मतलब वो उसके फॉर्म में आते हैं ना, मीटर ब्रिज के में आते हैं। वही वही मीटर ब्रिज वाला ही है एक्चुअली। व्हीटस्टोन ब्रिज तो पर्टिकुलरली सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ। जो मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, लेकिन मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल ही व्हीटस्टोन ब्रिज में यूज होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ अलग से नई चीज मत समझ लेना। आप बस ये देखें। हाँ एक काम करो, पेज नंबर 70 पर क्वेश्चन नंबर 88 मार्क करिए। क्वेश्चन नंबर 88, 88 और 89, 90, 91, 91 ये हो गया। और मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस जो हैं, या एक काम करना सुनो, 88 से उठाकर ना, 88 से उठाकर 105 तक सारे क्वेश्चन कर डालना। पोटेंशियोमीटर वाले बिल्कुल आसान वाले हैं जिसमें हमको बैलेंस करना होता है। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S वाला कंसेप्ट यूज होगा मीटर ब्रिज में। और जो लेंथ को बैलेंस करना है कि R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2। हाँ देखिए ऐसे ना, ऐसे तो सर कुछ कहेंगे, मैं कुछ कहूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बस कि इस टाइम जो है कंफ्यूज मत होना बहुत सारी चीजों में। आप एक क्वेश्चन बैंक उठाइए और उस क्वेश्चन बैंक में सारा कुछ कर डालिए एक बार, क्योंकि देखो पढ़ते हुए तो बहुत टाइम हो ही गया ना। ये जो टर्म 1 वाला, देखिए जैसे ये क्वेश्चन बैंक है, इस क्वेश्चन बैंक में एग्जाम्पलार भी दे रखा है। एग्जाम्पलार चलो एग्जाम्पलार कर लेना, एग्जाम्पलार कर लेना, एग्जाम्पलार कर लेना। और क्वेश्चन बैंक दूसरा कौन सा, अरिहंत है ना, अरिहंत कर लो और एग्जाम्पलार कर लो। हाँ लेकिन उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, मतलब वो सारा ही कर डालना, उसको उसको छोड़ना नहीं। मालूम है ज्यादा इजी है टोटल। नहीं 50-60 होंगे बस, 150 तो इसमें है। हाँ क्या सर, ये मैंने चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो समझ में आया नहीं क्या क्या है। वर्क डन, Q इनटू V पोटेंशियल डिफरेंस, Q into V मेरे को पता था, ये भी VF माइनस VI पोटेंशियल डिफरेंस अगर दे रखा है, यहाँ पर दिया है ना इन द क्वेश्चन नंबर दिस। फाइनल पता नहीं, इनिशियल पता। देखो इन्होंने दे रखा है ना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 4 into 10 की पावर माइनस 9 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो चार्ज तो ये हो गया, और उन्होंने ये जो भी है तो क्वेश्चन नंबर 15 भी तो देख लो, द पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज इतना है ना, इन द क्वेश्चन नंबर 15 उसको भी तो देखना है। तो उसमें ये पोटेंशियल दे रखा है आपको, तो ये पोटेंशियल हो गया बस। Q इंटू वी तो करा है, VF माइनस VI बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अच्छा अब कल आपकी क्लास में लूंगा। हाँ और एक चीज और बता देता हूँ सबको कि अब मैं जो आपकी क्लास लूंगा ना वो कल लूंगा और परसों लूंगा। ठीक है, कल क्या है 28 और 29, 29 को लूं या ना लूं ये बता दो। हाँ 28 और 29 की ओर ले रहा हूं मैं, फिर 30, 1 और 2 की छुट्टी रखते हैं, फिर आप अपना इंग्लिश का करेंगे तैयार। ठीक है, ठीक है चलिए। तो 102 बता दीजिए, मैं आता कि ये कौन सा 102 102? ये तो सर ने भी करने के लिए बोला। हाँ चलो मैं करवाता हूँ, उसको कल करवाता हूँ। ठीक है कौन सा, वो भी करवा देंगे, कल करवाता हूँ मैं। ठीक है। हाँ हाँ तो मैं एक काम करता हूँ फिर, रख लेते हैं 1 तारीख तक रख लेते हैं क्लास, 1 तक रख लेते हैं, 2 तक रख लेते हैं। ठीक है, वही तो प्रॉब्लम है ना, 30 को मेरा है। तो मैं ठीक है, बताते हैं।